बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, होप्स हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हम लोग कर रहे थे ब्लॉक 5 के फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल और मैंने आपको बताया था कि फिजियोलॉजी में टोटल 3 प्रैक्टिकल्स हैं। एक प्रैक्टिकल है आपकी आई के रिलेटेड, एक ईयर के रिलेटेड और एक प्रेगनेंसी के रिलेटेड। ये पहला प्रैक्टिकल है, ये हमारा आई के रिलेटेड है। आई में ये जो 4 नर्व्स हैं इनको हम एक ही प्रैक्टिकल में चेक करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करवाऊँगा। अच्छा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि आई के एग्जामिनेशन में ये 8 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे और एक मूवमेंट इन तीनों नर्व्स के लिए होगी। अच्छा, अब ये जो 8 स्टेप हैं, इन स्टेप में हर स्टेप पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। जैसे ये विजुअल एक्विटी है, इसमें स्नेलन चार्ट आता है, जैगर्स चार्ट आता है। मुझे पता है कि आप लोगों को स्नेलन चार्ट पढ़ना नहीं आता होगा, बाज़ लोगों को पता भी नहीं होगा कि जैगर्स चार्ट दिखता कैसा है, किस तरह का होता है, उससे आप किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। इस तरह प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं बाज़ लोगों को वो नहीं पता होंगी। कलर विजन का जो इशारा चार्ट होता है बाज़ लोगों ने देखा नहीं होगा, बाज़ को कहना नहीं आता होगा। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन कि जब आपने स्टेशन को अप्रोच किया तब वहाँ पे आपने सबसे पहले क्या काम करना है और जो रिज़ल्ट आप देखेंगे उसका मतलब क्या होगा। आपने किस तरह अपने एग्जामिनर को बताना है कि अगर मैंने विजुअल एक्टिविटी चेक की है तो इस बंदे की विजुअल एक्टिविटी कितनी है। ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारी चीज़ें एक एक करके बता दूंगा। जब ये आपको समझ लग जाएंगी उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा जो आपका सब्जेक्ट है उस पे, और उस पे एक एक चीज़ मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब सबसे पहले जी हम क्रेनियल नर्व 2 का एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। आई एग्जामिनेशन। आई एग्जामिनेशन में जो सबसे पहले काम करने वाला है वो है जी प्यूपिल आपने चेक करने। आपने स्टेशन को अप्रोच किया, आपने अपना तारुफ करवाया कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपकी आंख का मुआयना करूंगा, उसके लिए मुझे कुछ टेस्ट करना पड़ेंगे। होप्स हो कि आपको इन टेस्टों के दरमियान कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका मुआयना वहीं फौरी तौर पर रोक दिया जाएगा। उसके बाद आप चेक करेंगे जी उनकी क्रेनियल नर्व 2 को। क्रेनियल नर्व 2 को चेक करने के लिए सबसे पहले आप उनके सामने जाएंगे और उनके प्यूपिल चेक करेंगे। प्यूपिल में आप क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे? प्यूपिल में आप 3 चीज़ें चेक करेंगे। एक तो आप उसका साइज़ चेक करेंगे, उसकी शेप चेक करेंगे और सिमेट्री चेक करेंगे। साइज़ चेक करेंगे कि एक नॉर्मल बंदा है उसमें जो प्यूपिल होता है, जो अन्हा होता है, वो कि उसका साइज़ क्या होता है जी। नॉर्मली ये है, अगर एक बंदा है उसमें साइज़ ही इतना बड़ा हो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यार इसमें तो ये जो इसका अन्ना है वो डायलेटेड है, जो इसका प्यूपिल है वो डायलेटेड है। ठीक हो गया, साइज़ आपने चेक कर लिया। उसके बाद आपने शेप चेक करनी। शेप इसकी क्या है जी? सर्कुलर शेप है। आपने देखा कि क्या जी वो एक साइड पे उसका अन्ना गया तो नहीं हुआ, क्या उसका प्यूपिल एक साइड पे गया हुआ है, इस तरह की शेप है या कोई इररिलेवेंट सी शेप तो नहीं है। शेप भी चेक हो गई। उसके बाद आपने सिमेट्री चेक करनी है कि दोनों जो आपके प्यूपिल्स हैं क्या वो सिमेट्रिक हैं या नहीं है। ठीक हो गया, साइज, शेप एंड सिमेट्री आपने पहले एक में चेक करनी है, फिर दूसरे में चेक करनी है, दोनों में चेक करनी है। जब आपने ये काम कर लिया, प्यूपिल वाला काम ख़त्म हो गया। इसकी एक्टिंग जब मैं सब्जेक्ट पे लेके जाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह इसकी एक्टिंग करनी है सो दैट कि आपका एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद है जी विजुअल एक्विटी। अब विजुअल एक्विटी के रिगार्डिंग पहले मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिनका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो विजुअल एक्विटी के चार्ट्स हैं वो पढ़ना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको सब्जेक्ट पे लेके जाऊंगा। अच्छा, ये है जी विजुअल एक्विटी। विजुअल एक्विटी होती क्या है? सबसे पहले तो ये बात कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर आपसे कि जी विजुअल एक्विटी से आप क्या मतलब लेते हैं। विजुअल एक्विटी एक आँख की एबिलिटी है टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड डॉट्स या टू क्लोजली प्लेस्ड लाइंस। ठीक है, अब आप देखें कि ये नुक्ता है जी, एक ये नुक्ता है। अब आप एक नॉर्मल बंदे हैं, एक नॉर्मल बंदे की जो विजुअल एक्विटी है उसमें ये दोनों नुक्ते उसको अलग अलग नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, मतलब जो एक नॉर्मल बंदा है उसकी विजुअल एक्विटी ये है कि ये दोनों नुक्ते उसको अलग अलग नज़र आते हैं। अब आप जिस सब्जेक्ट में चेक कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट वहाँ पे बैठा है, जिसकी आपको कमांड मिली कि इसको चेक करना है आपने, उसमें आप विजुअल एक्विटी क्या चेक करेंगे? विजुअल एक्विटी आप ये चेक करेंगे कि एक नॉर्मल बंदे को तो ये दोनों डॉट्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं, क्या इस बंदे को जिसमें हम चेक करना चाह रहे हैं या जो हमारे पास अपनी आंखें चेक करवाने आया है,
क्या उस बंदे को भी ये दोनों डॉट्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लाइक जैसे जैसे एज एडवांस होती है बंदे की नज़र ख़राब होती जाती है। अभी आप तो इस दो में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो। जो थोड़े बूढ़े लोग हैं, जो 80-90 साल के लोग हैं, उनसे आप पूछोगे तो उनको शायद नज़र भी ना आए। तो ये विजुअल एक्विटी है। आपको विजुअल एक्विटी की समझ लग गई। अब आपको जो बहुत ही नोन टर्म्स हैं, जो आप फर्स्ट ईयर एफएससी में भी पढ़ते आए हैं, मैट्रिक में भी आपने पढ़ी है, मायोपिया एंड हाइपरोपिया, उनका पता होना चाहिए। मायोपिया क्या होता है? माई मतलब मेरा, करीबी, ठीक हो गया। मतलब बंदे की करीब की नज़र ठीक है, उसको दूर से नज़र नहीं आता, इसको हम कहते हैं मायोपिया। दूसरा नाम है इसका नियर साइटेडनेस, मतलब नियरली जो साइट है वो सही है। मायोपिया या नियर साइटेडनेस, बंदे को करीब से सही नज़र आ रहा है, दूर से कम नज़र आ रहा है। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरोपिया भी उसको कहते हैं, फार साइटेडनेस भी कहते हैं, कि दूर की चीज़ें ठीक नज़र आ रही हैं, जो करीब की चीज़ें हैं वो ठीक नज़र नहीं आ रही। इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आपको सबसे पहले ये टर्म क्लियर होनी चाहिए, वहाँ पे पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते। अब आ गया जी विजुअल एक्विटी। अब हमें पता चल गया कि एक बंदा, अच्छा नॉर्मल टाइम में जो विजुअल एक्विटी जो आप नज़र चेक करवाने जाते हैं ना, उसको कहते हैं जी, अगर एक बंदा जा रहा है ना, कि एक देसी बंदा जा रहा है, कहता है जी, पूछता है बंदा कहाँ जा रहे हो, वो कहता है जी मैं नज़र चेक करवाने जा रहा हूँ। आप डॉक्टर हैं, आपसे कोई पूछता है कि जी आप कहाँ जा रहे हैं, आप बताएंगे मैं अपनी विजुअल एक्विटी चेक करवाने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। इसका मतलब है विजुअल एक्विटी और नज़र चेक करवाना दोनों सेम है। अब आपको पता होगा कि नज़र दूर की भी ख़राब होती है, नज़दीक की भी ख़राब होती है, जो हमने मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में देख भी लिया। अब हम जो चार्ट यूज़ करेंगे विजुअल एक्विटी को पढ़ने के लिए, एक स्पेसिफिक चार्ट है जो कि दूर की नज़र चेक करने के लिए यूज़ होता है, एक चार्ट है जो नज़दीक की नज़र चेक करने के लिए यूज़ होता है। अब वो लोग जो हाइपरमेट्रोपिक हैं, जिनको फार साइटेडनेस है, जिनको दूर से सही नज़र आता है, करीब से सही नज़र नहीं आता, ठीक है, मतलब उनमें हम किस तरह चेक करेंगे, और जिनको दूर से सही नज़र नहीं आता, करीब से सही नज़र आता है, उनको कैसे चेक करेंगे। अब जब हमने दूर की नज़र को चेक करना है ना, तो ये हमारे पास चार्ट है, आप लोगों ने देखा भी होगा। इस चार्ट को कहते हैं जी स्नेलन्स चार्ट। एक तो ये बात कि आपको ये चार्ट वहाँ पे वो दिखा के पूछ सकते हैं कि भाई इस चार्ट का नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए, सब लोगों ने इस चार्ट को देखा हुआ है, इसको कहते हैं स्नेलन चार्ट। अब चूंकि आप पाकिस्तान में डॉक्टर बन जाएं, तो पाकिस्तान में क्या होता है कि बाज़ लोग होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती होती, तो यहाँ पे ई की जगह पे उर्दू में कुछ लिखा होगा, बे लिखा हो सकता है, ते लिखा हो सकता है, एफ़ की जगह पे जीम लिखा होगा, लेकिन फ़ॉन्ट इसका फ़ॉन्ट साइज़ उतना ही होगा जितना इस एफ़ का है। एक बात। दूसरी बात यह कि कुछ बंदे वो होते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, जिनको पढ़ना भी नहीं आता होता। उनमें क्या होता है कि उन बंदों में जिनको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता, उनमें यहाँ पे डिफरेंट शेप्स बनी होती हैं। लाइक यहाँ पे हाथी बना होगा, यहाँ पे घोड़ा बना होगा, यहाँ पे कबूतर बना होगा, इस तरह डिफरेंट शेप्स बनी होगी, लेकिन उनका साइज़ सेम होगा। एक चीज़, शेप्स भी हो सकती हैं, उसके अलावा इस तरह का भी हो सकता है। लाइक ये है जी, एक ई है, आप लोगों के लिए जो अनपढ़ है उनसे पूछेंगे कि अच्छा ये जो शक्ल बनी हुई है इसकी टांगें किधर हैं, वो बताएगा जी सज्जी साइड पे हैं, राइट साइड पे हैं। पी की जगह पे इसी फॉन्ट का इसी तरह की ये चीज़ बनी होगी, पूछेंगे कि इसकी टांगें किधर हैं, वो कहेगा जी नीचे की तरफ हैं। इसी तरह एफ़ जो होगा उस पे इसकी टांगें जी इस साइड पे बनी हुई होंगी, पूछेंगे इसकी टांगें किधर हैं, कहेंगे जी इस साइड पे टांगें, लेफ़्ट साइड पे टांगें, खब्बी तरफ टांगें। तो इस तरह आप डिफरेंट बंदों में विजुअल एक्विटी चेक करते हैं। अच्छा, अब एक और बात, एक तो ये चीज़ इस पे लिखी होती है, दूसरी ये लिखी होती है जी 20/63, 20/80, इस तरह डिफरेंट चीज़ें लिखी होती हैं। अब दो तरह के चार्ट होते हैं। एक में अब आप ये देखें सबसे पहले कि ये जो 20 है ये सब में सेम लिखा हुआ है, ठीक है। एक नंबरिंग 20 में होती है, कुछ चार्ट्स होते हैं उनमें नंबरिंग 6 में होती है। लाइक 6/60 लिखा हो सकता है, 6/30 लिखा हो सकता है। मतलब जो भी लिखा हुआ हो, जो भी न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर हो, जो न्यूमिनेटर इसका होगा वो सेम होगा। अब इससे आप किस तरह चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे? वो चार्ट जिनमें 20 लिखा हुआ हो न्यूमिनेटर में, 20 का मतलब होता है कि 20 फीट,
कि इस चार्ट का जो यूनिट है वो फीट में है और हम 20 फीट यूज़ करेंगे। अगर 6 लिखा हो जो कि पाकिस्तान में अमूमन यूज़ किया जाता है, 6 का मतलब होता है मीटर, मतलब ये चार्ट इसका यूनिट मीटर है। अब इस चार्ट के यूनिट का आपको पता चल गया। अगली चीज़ जो वहाँ पे क्वेश्चंस कहते हैं वो ये है कि अब 6/60 लिखा हुआ है, वो आपसे पूछेंगे कि एक बंदा है, आपने मुझे बता दिया कि उसकी नज़र 6/60 है, तो इससे क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, 6/60 से क्या मुराद है। एक मैं आपको फ़िक्रा बता दूंगा, आपने उसमें जस्ट चीज़ें पुट कर देनी है। आपने क्या कहना है कि एक नॉर्मल बंदा जो चीज़ 60 फुट से देख सकता है, ये बंदा जिसका हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं वही चीज़ 6 फुट से देख सकता है। सॉरी, मीटर से, 6 जब हम यूज़ करेंगे तो मीटर यूज़ करेंगे। एक नॉर्मल बंदा जो चीज़ 60 मीटर से देख सकता है, ये बंदा वही चीज़ 6 मीटर से देख सकता है। इसका मतलब ये है। अब कोई आपसे पूछेगा 6/30 का क्या मतलब है, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल बंदा जो चीज़ 30 मीटर से देख पा रहा है, ये बंदा वही चीज़ 6 मीटर से देख पा रहा है। तो इसका मतलब है जी ये। अब आपने क्या करना है कि आपने ये चार्ट पकड़ना है, ठीक है। और अगर इस पे आपने यूनिट देख लिया कौन सा है जी, 20 है या 6 है। अगर 20 है तो 20 फीट है। आपने ऐसे डिस्टेंस पे खड़े होना है जो पेशेंट से 20 फीट दूर हो। मैं आपको वहाँ पे करके भी दिखाऊंगा। पाकिस्तान में ये चार्ट मीटर्स में होता है, तो 6 मीटर्स तकरीबन बन जाता है। तो आपने उस 6 मीटर के फासले पे पेशेंट से खड़े हो जाना है। उसको कहना है कि जी ये लाइन पढ़े, या जो अनपढ़ है उससे पूछना है भाई इसकी टांगें किधर हैं। जो जिसको उर्दू आती है उससे पूछना है भाई ये बे लिखा हुआ है, ते लिखा हुआ है, पढ़ के बताएं। तो अगर लेट्स सपोज एक बंदा आपके पास आया है, वो 20/50 तक पढ़ पा रहा है, मतलब उसने ये लाइन पढ़ ली, इस लाइन से आगे वो नहीं पढ़ पा रहा, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आपने क्या देना है कि जी यहाँ तक ये पढ़ पा रहा है, इसके सामने लिखा हुआ है 20/50। अब ये हमारा चार्ट है फीट में, तो हम बताएंगे इसकी विजुअल एक्विटी है जी 20/50 दूर की, क्योंकि ये चार्ट दूर की नज़र के लिए यूज़ किया जाता है। अब वो आपसे पूछते हैं कि 20/50 से क्या मतलब है, तो आपने बताना है कि एक नॉर्मल बंदा जो चीज़ 50 फीट से देख पा रहा है, ये बंदा वही चीज़ 20 फीट से देख पा रहा है। ठीक हो गया, ये चीज़ होप सो आपको क्लियर होगी। ये स्नेलन चार्ट है और इसको आप इस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमने जो दूर की चीज़ें थी वो तो देख ली, मतलब प्यूपल हमने देखा। दूसरा हम विजुअल एक्विटी चेक कर रहे थे, इसमें जो फार वाली विजुअल एक्विटी है वो चेक कर ली। अब नियर वाली विजुअल एक्विटी की बारी है। नियर वाली विजुअल एक्विटी हम कहते हैं जी जैगर्स चार्ट से टेस्ट। ये आपके सामने है जी जैगर्स आई चार्ट। अब इससे हम लोग टेस्ट करेंगे। इसमें डिफरेंट फॉन्ट्स में डिफरेंट चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक हो गया। आपने पेशेंट को कहना है कि जी ये आप अपने सामने रखें, तकरीबन मैक्सिमम भी होते हैं 2 फीट का फासला, मतलब 25 से 30 सेंटीमीटर मैक्सिमम आप वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद अगली बात क्या है जी, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, ये जो जैगर आई चार्ट है ये एक स्टैंडर्ड नहीं है। ये एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, आई के डॉक्टर थे, जिनका नाम डॉक्टर जैगर था, उन्होंने बनाया था। बट ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। आपने क्या कहना है, आपने पेशेंट को कहना है कि जी आप अपने सामने रखें चार्ट और पढ़ें। ठीक है। अब आपने देखना है कि वो पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये जो चार्ट मेरे पास है इसमें ये नंबर 10 2.25 मीटर से क्या मतलब है कि ये चीज़ एक नॉर्मल बंदा 2.25 मीटर से पढ़ लेता है। ठीक है, हम करीब की नज़र चेक कर रहे हैं। ये जो तहरीर लिखी हुई है ये एक नॉर्मल बंदा 2 मीटर की जो डिस्टेंस है उससे पढ़ पाता है। इसी तरह आपने ये सारा कुछ चेक कर लेना है। अब लेट्स सपोज आपने ये रखा है जी 1 मीटर के डिस्टेंस पे अपने पेशेंट से। आपने देखना है जी 1 मीटर पे ये लिखा हुआ है, ये आपने कहना है अच्छा ये मुझे पढ़ के दिखाएं। इसी तरह जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो नंबर 6 यूज़ किया जाता है। आपने 1.25 मीटर पे रख देना है, पेशेंट को कहना है कि जी ये पढ़ के दिखाएं। वो आपको अगर पढ़ के दिखा दे वेल एंड गुड, अगर पढ़ ना सके तो फिर आपने कहना है अच्छा ये तो 1.25 मीटर पे ये नहीं पढ़ पा रहा। अमूमन 1.5 मीटर पे अगर रखें तो फिर ये लोग पढ़ पाते हैं, लेकिन आप 1.25 मीटर पे ही रख के उसको कहेंगे कि ये पढ़ो।
आपने देखना है ये पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा। इसी तरह आपने देख लेना है, बता देना है कि पेशेंट 2 मीटर पे 2.0 या 2.25 मीटर पे पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा। ये है जी जैगर्स चार्ट आपके सामने। इस तरह की तहरीर में कोई भी चार्ट हो, यहाँ पे नंबरिंग हो सकती है J1 J2, क्योंकि मैंने आपको बताया ये स्टैंडर्ड चार्ट नहीं है। दुनिया में इस तरह के मुख्तलिफ चार्ट हैं, तो आपके सामने कोई चार्ट भी आ सकता है। बस आपने पेशेंट को 25 से 30 सेंटीमीटर मैक्सिमम इतने डिस्टेंस पे रख के कहना है जी पढ़ के दिखाएं। और आपने अगर आपके पास टाइम कम है तो ये जो नंबर 6 वाला है ये उनसे पढ़वा लेना है जी, या J6 या नंबर 6 ये वहाँ पे लिखा होगा। अच्छा, ये चीज़ें होंगी जी विजुअल एक्विटी की। प्यूपिल भी चेक हो गया हमारा, विजुअल एक्विटी भी चेक हो गई। अब आगे आ जाते हैं जी प्यूपिलरी रिफ्लेक्स पे, कि आपने प्यूपिलरी रिफ्लेक्स किस तरह चेक करना है। अच्छा, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या होता है कि ये अब आपके सामने ये एक डायग्राम है। जिन लोगों को ये डायग्राम आती है वेल एंड गुड, नहीं आती समझने की कोशिश कर लें, समझ लग जाती है ठीक, समझ नहीं लगती तो मैं आपको ये एग्जामिन करना सिखा दूंगा कि प्यूपिलरी रिफ्लेक्स किस तरह एग्जामिन किया जाता है। एग्जामिनेशन के नंबर तो आपके पक्के होंगे। अगर कोई वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो उनमें अगर कटेगा तो एक आधा नंबर कटेगा, जो वो एक आधा नंबर भी नहीं कटवाना चाहते, क्योंकि अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक एक नंबर के से भी लोगों की सप्लियाँ आ रही हैं। तो जो एक नंबर भी नहीं कटवाना चाह रहे हैं ना, जो अपने आप को सिक्योर रखना चाह रहे हैं, वो ये चार्ट पढ़ लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होता क्या है। प्यूपल से है, मतलब कोई चीज़ है जी जो प्यूपिल के रिलेटेड है। आपकी आंख में ये जो प्यूपिल है ना काला सा बना होता है, कोई चीज़ है जी जो इसके रिलेटेड है। इसमें एक छोटा सा वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर होता है। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या है कि जब आप लाइट डालते हैं आपकी आँख में, तो ये जो इसके अंदर एक छोटा सा ये प्यूपिल के अंदर छोटा सा वो वाइट ट्रांसपेरेंट कलर की चीज़ होती है ना, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। अगर पहले वो इतनी थी तो वो कंस्ट्रिक्ट करके इतनी हो जाएगी। अगर हमने राइट आई है, ये आपकी यहाँ पे आपकी लेफ़्ट आई है, आपने राइट आई में डाला, तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपने इस राइट आई है, ये आपकी ये राइट आई मैंने लेबल कर दी, ये लेफ़्ट आई लेबल कर दी। ये राइट आई है, इसमें आप कोई रोशनी डालेंगे ना तो ये ऑप्टिक नर्व है, ये दिमाग तक पैगाम लेके जाएगी, दिमाग वापस पैगाम भेजेगा कि अपनी आंखों को कंस्ट्रिक्ट करें। ये जो मैंने आपको ये बताया कि प्यूपिल के अंदर ये जो ट्रांसपेरेंट चीज़ है, जो लेंस है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो जब दिमाग से वापस पैगाम जाएगा तो दोनों आंखों में ये जो चीज़ होगी उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, जब आप एक आंख में लाइट डालेंगे, राइट आंख में लाइट डालेंगे, तो दोनों साइड की जो प्यूपिल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब दो तरह के प्यूपिलरी रिफ्लेक्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। अब इनमें क्या फ़र्क है। डायरेक्ट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या है कि ये राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है, आपने राइट आई में डाली, आप एग्जामिन भी राइट आई को ही कर रहे हैं। अब आपने राइट आई में लाइट डाली, आपने राइट आई को देखा, कंस्ट्रिक्ट की है, ठीक है जी, डायरेक्ट रिफ्लेक्स पॉजिटिव है। लेफ़्ट आई में आपने देखा, कंस्ट्रिक्ट की, ठीक है जी, लाइट रिफ्लेक्स, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है जी। उसके बाद इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स आप किस तरह चेक करते हैं कि ये अब आपकी दो आंखें हैं, इन दो आंखों के दरमियान में आप कोई भी इस तरह गत्ता रख देंगे, कोई भी चीज़ रख देंगे। ठीक हो गया। और आप एग्जामिन करेंगे लेफ़्ट आई को, लेकिन लाइट डालेंगे राइट आई में। मैंने आपको बताया कि जब आप राइट आई में लाइट डालते हैं या लेफ़्ट आई एक आई में लाइट डालते हैं, दिमाग दोनों आईज़ के प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। मतलब जब आप राइट आई में आपने लाइट डाली, लेफ़्ट आई को आपने एग्जामिन किया कि लेफ़्ट आई का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट किया जब आपने राइट आई में लाइट डाल ली है। इसी से आपने लेफ़्ट आई में लाइट डाल के राइट आई को एग्जामिन करना है, राइट आई का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करेगा। मतलब इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स आपका ठीक है जी, ये है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं आप लोगों को, ये डायग्राम जिनको आती है सही है, जिनको नहीं आती मैं क्विकली समझा देता हूँ कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है ये राइट साइड की आई है, ये लेफ़्ट साइड की आई है, दोनों साइड से ऑप्टिक नर्व निकल रही है। अच्छा, ऑप्टिक नर्व में दो तरह के फाइबर होते हैं। एक फाइबर ये गुलाबी वाले जो कि ये टेम्पोरल साइड पे होते हैं, लेकिन ये इस तरह सीधे आपके दिमाग में चले जाते हैं। जो ये मीडियल साइड पे फाइबर होते हैं ये डिकसेट करके जाते हैं जी दूसरी साइड पे। इसी तरह इधर भी यही होता है। ये वाले फाइबर है ना, ये आँख के इस हिस्से से सप्लाई लेके जाते हैं। जो आपके दूसरे फाइबर्स हैं, जो ये येलो वाले फाइबर्स हैं, ये आँख के इस हिस्से से सप्लाई लेके जाते हैं।
ठीक है। इसी तरह ये जो येलो वाला हिस्सा है, ये आंख का ये वाला हिस्सा इधर से सप्लाई लेके जाते हैं और ये वाला इधर से सप्लाई लेके जाते हैं। ठीक हो गया। अब जो एक बेसिक बात है वो आपको पता चल गई। अब आँख की ये जो ये वाली साइड है ना, राइट आँख की ये वाली साइड जिधर से ये आपका मैसेज जा रहा है, उस साइड पे नेज़ल साइड वाला नज़र आता है। मतलब आपके नाक की तरफ कोई चीज़ है ना, यहाँ पे कोई चीज़ है तो उसका जो रेज होंगी ना वो इस साइड पे आएंगी। आपकी ये टेम्पोरल साइड पे कोई चीज़ है तो उसकी रेज आपके इस साइड पे आएंगी। ठीक हो गया, ये बात आपको पता चल गई। यहाँ भी वही है कि नेज़ल साइड वाली इस तरफ चीज़ नज़र आएगी, टेम्पोरल साइड वाली इस तरफ आएगी। अच्छा, अब आपसे एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बंदा है जी, उसको जो नेज़ल साइड है ना, मतलब ये दोनों उसकी आंखें हैं, उसको इस हिस्से में जो उसकी नाक वाला हिस्सा है इसमें नज़र नहीं आ रहा, टेम्पोरल साइड पे उसको नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब है? अब नेज़ल साइड कौन सी वाली साइड है जी? नेज़ल साइड है ये वाली साइड। ठीक है। अब आपने देखना है कि उसको इस रीजन में नज़र नहीं आ रहा। अब आपने ट्रेस आउट करना है कि नेज़ल इधर जा रहा है इस हिस्से में, इस हिस्से में ये जो गुलाबी वाले फाइबर्स हैं ये इस तरह आगे जा रहे हैं, दिमाग तक पहुंच रहे हैं। मतलब इस बंदे की आंख में कोई डैमेज इस जगह पे है, इस जगह पे और इस जगह पे। मतलब ये जो पिंक मैंने ड्रा की हुई है, कोई मसला यहाँ पे है जिसकी वजह से उसको नेज़ल साइड में नज़र नहीं आ रही। बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है। एक बंदा उसमें वो, ये तो मैंने नेज़ल साइड का आपको बताया ना, वो कहेंगे कि एक बंदा है उसको टेम्पोरल साइड से नज़र नहीं आ रहा, नेज़ल साइड से नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब उसको ये वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो टेम्पोरल साइड है वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहाँ पे मसला है। आपने बताना है कि आपने देखना है टेम्पोरल साइड ये वाली है, यहाँ से नज़र जाएगी मीडियल साइड ऑफ आई में, यहाँ पे, यहाँ से ये ऐसे होती हुई डी के सेट करके अपोजिट साइड पे चली जाएगी। मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इकट्ठी हो रही हैं, यहाँ पे कोई मसला है, कोई गड़बड़ है, कोई वायरिंग यहाँ से डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से दोनों जो ये वाली साइड ऑफ आई हैं जो परसीव कर रही हैं वो पैगाम आगे लेके नहीं जा रही हैं और नज़र नहीं आ रहा। इसको बाईटेम्पोरल हेमियोनोपिया भी कहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आई रिफ्लेक्स का मैंने आपको करके बता दिया। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स भी इसको कहते हैं कि ये आप किस तरह चेक करते हैं। हमारी 3 चीज़ें हो गई, प्यूपिल चेक कर लिया, विजुअल एक्विटी चेक कर ली, दूर की स्नेलन चार्ट से, नज़दीक की जगस चार्ट से, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक कर लिया। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में ये डायग्राम आपने समझ ली। आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डायरेक्ट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स आपने किस तरह चेक करना है और इनडायरेक्ट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स किस तरह चेक करना है। उसके बाद अगली चीज़ है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ये वो चीज़ है जो आपको जब मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा तभी समझ आएगी। तो इसलिए अकोमोडेशन रिफ्लेक्स को हम ड्यू रख लेते हैं, जो हम अभी इसके बाद सब्जेक्ट पे जब जाएंगे वहाँ पे मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने किस तरह चेक करनी है जी। उसके बाद अगली चीज़ है जी कलर विजन। अब 5वीं चीज़ आ गई कलर विजन। कलर विजन को हम किस तरह टेस्ट करते हैं? ये है जी आपके सामने एक चार्ट जिस पे इस तरह की स्लाइड्स बनी हुई हैं। इस चार्ट को हम कहते हैं इशियारा चार्ट। ये इस पे डिफरेंट, ये प्लेट 4 है जी, प्लेट 12, 11, इस तरह वहाँ पे एक कॉपी पड़ी हुई होगी जिस पे इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होंगी। अच्छा, अब बच्चों को सिर्फ ये पता होता है कि ये जी मेरे सामने कोई नंबर बना हुआ है। ठीक है, बच्चों को ये नहीं पता होता कि अच्छा ये चीज़ बनी हुई है ना तो इसकी की भी है। लाइक कैसे की है कि अगर ये 12 नंबर है ना तो इस बुक के एंड पे लिखा हुआ होगा कि ये टेस्ट प्लेट 1 है, कि जो टेस्ट प्लेट 1 पे चीज़ लिखी हुई है 12 नंबर, वो कौन सी कलर विजन जिनको हो वो नहीं पढ़ सकते। अगर आप किसी बंदे के सामने ये चीज़ रखते हैं कि ये जी 8 है, मुझे 8 पढ़ के बताएं, तो जो 8 पढ़ के आपको बता रहा है अगर वो सही बता रहा है तो इसका क्या मतलब है? अगर वो 8 को 3 पढ़ रहा है तो 3 कौन लोग पढ़ते हैं? जिनमें रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है वो पढ़ते हैं, जिनमें येलो कलर ब्लाइंडनेस होती है कौन सी ब्लाइंडनेस है जो इसको 3 पढ़ेगी? इस तरह आपने कंपेयर करके चेक करना है। मतलब अगर आपको वहाँ पे आता है कि इस बंदे की कलर विजन चेक करें, या आपको ये पिक्चर देते हैं कि ये पिक्चर कौन सा चार्ट है, आपने बताना है कि ये पिक्चर जी इशियारा चार्ट है। उसके अलावा अगर आपसे कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ आप चेक करें, एक बंदे से पूछें कि जी ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो कहेगा ये 8 लिखा हुआ है, तो आप पीछे इसकी की देखेंगे कि जो कलर प्लेट 2 है, जो बंदा 8 पढ़ रहा है इस चीज़ को, वो बंदा ठीक है या नहीं ठीक।
लिखा होगा, ठीक है। फिर वो लेट्स वो सब्जेक्ट को बता देते हैं जो वहाँ पे बैठा होता है कि जो आपसे लोग पूछेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, आपको नज़र तो 8 आ रहा है लेकिन आपने कहना है कि ये 3 लिखा हुआ है। अच्छा, अब जब वो कहेगा ये 3 लिखा हुआ है तो आप लोग पीछे जाएंगे जहाँ पे इसकी की लिखी हुई है, वहाँ से पढ़ेंगे कि अच्छा जो बंदे 3 पढ़ते हैं इस चीज़ को उनमें कौन सी कलर ऑफ ब्लाइंडनेस है। तो वहाँ से आप ये एस्टिमेट लगा लेंगे कि कौन सी कलर ब्लाइंडनेस किस बंदे को है। ये 24 प्लेयर्स होती हैं, कुछ कापियों में ये 36 होती हैं, कुछ में 48 होती हैं, जितनी भी हों आपने करके पूछ लेना है जी। कलर विजन आपने चेक कर ली। अच्छा, उसके बाद है विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड क्या होती है? एक बंदे के सामने, अब आप सामने देखें, आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो आपकी विजुअल फील्ड है। अब जो आपकी कमर की तरफ चीज़ें वो आपको नज़र नहीं आ रही हैं, मतलब वो आपकी विजुअल फील्ड नहीं है। जो चीज़ आपको आंखों से नज़र आ रही है, जितना एरिया नज़र आ रहा है, वो है जी विजुअल फील्ड आपका। विजुअल फील्ड हम चेक करेंगे, इसके 2 मेथड होते हैं। एक कन्फ्रंटेशन मेथड होता है जिसके थ्रू हम चेक करेंगे, एक मेथड पेरीमेट्री वाला मेथड होता है, आपको कॉलेज में उन्होंने करवाया होगा। इसके लिए एपरेटस चाहिए होता है। कोशिश करेंगे कि अगर हमें एपरेटस मिल गया तो पेरीमेट्री भी कर लें, वरना जो कन्फ्रंटेशन मेथड वाला प्रैक्टिकल है वो हम लाजमी करेंगे। अच्छा, इसमें ये हो जाएगा। उसके बाद अगला है जी ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट इसी चीज़ का हिस्सा है। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? आप अपने सामने देखें, आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपकी विजुअल फील्ड में कोई भी ऐसा छोटा सा पोर्शन नहीं है जो कि आपको नज़र ना आ रहा हो। ये इसलिए है कि आप दोनों आँखों से देख रहे हैं, ठीक है जी। अब अगर आप एक अपनी आँख पे हाथ रख लें, लेट्स सपोज आपने लेफ़्ट आई पे हाथ रखा, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपकी फील्ड ऑफ विजन इतनी है तो ये जो ब्लैक में मैंने ये मार्क किया हुआ है आपको बस इतना नज़र आ रहा होगा एक आँख से, ठीक है जी। इसका मतलब है कि जो राइट आई की फील्ड ऑफ विजन है वो ये है। अब इस फील्ड ऑफ विजन में एक पॉइंट ऐसा होता है जिन पे आप कोई चीज़ भी रख दें बंदे को नज़र नहीं आती, ये नॉर्मल रीजन होता है। जब हम कन्फ्रंटेशन मेथड करेंगे तो मैं आपको वो रीजन निकाल के दिखाऊंगा कि ये जो मेरा सब्जेक्ट बैठा है इसका वो रीजन, लाइक अगर ये अपनी एक आंख पे हाथ रखता है तो वो वाला रीजन जिसमें नज़र नहीं आता बंदे को वो ये वाला है। इस रीजन को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक हो गया। जब आप आई का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तो आपने इस ब्लाइंड स्पॉट को भी ढूंढना होता है। आपसे पूछ सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, आपने बताना है जी। उसके अलावा पूछ सकते हैं कि अच्छा आप सामने देखिए, आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, ब्लाइंड स्पॉट तो नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसा क्यों है? फिर आपने कहना है कि क्योंकि हम दोनों आंखों से देख रहे हैं। लाइक जो इस साइड का ये ब्लाइंड स्पॉट है ना, वो इस आंख का ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, तो दैट्स वाई जब हम इस आंख से देख रहे हैं तो ये मुझे नज़र आएगा। अगर मैं ये आंख बंद कर दूंगा तो फिर ये ब्लाइंड स्पॉट मुझे नज़र आएगा, वरना नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया। उसके बाद हमारा जो आखिरी है जी वो है ऑप्थेल्मोस्कोप। अब ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है और किस तरह आप यूज़ करते हैं जी। अब आपके सामने ये जो एक अपरेटस है इसको कहते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप जी। अच्छा, इससे हम क्या चीज़ें देखते हैं? इससे हम देखते हैं आपकी एक तो रेड रिफ्लेक्स देखते हैं, ठीक हो गया, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जी, इससे जो आपकी बैक ऑफ आई है ना वो देखते हैं, ठीक हो गया। अब आपसे वो पूछ सकते हैं कि जी रेड रिफ्लेक्स क्या होता है। तो अगर आपका रेटिना लाइट इज रिफ्लेक्टिंग नॉर्मली, ठीक है, रेड रिफ्लेक्स का आपने बस ये याद रख लेना। वो आपसे पूछेंगे रेड रिफ्लेक्स का क्या मतलब है, तो आपने कहना है कि लाइट इज़ रिफ्लेक्टिंग नॉर्मली, ठीक हो गया। उसके अलावा बैक ऑफ आई में हम लोग ब्लड वेसल्स देख सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली हमारी आंखों में ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इस ऑप्थेल्मोस्कोप की मदद से हम एक आंख में जो ब्लड वेसल्स हैं उनको देख सकते हैं, मैक्यूला को देख सकते हैं, ऑप्टिक डिस्क को देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपको मैक्यूला का पॉइंट मैं दिखा भी दूंगा कि ये मैक्यूला वाला पॉइंट है, वहाँ पे एक आई का स्ट्रक्चर है, वो रेटिना की पिक्चर हो सकती है, उसमें वो पूछ सकते हैं कि इसमें मैक्यूला कौन सा है, और ऑप्टिक डिस्क भी मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, अब ये जो ऑप्थेल्मोस्कोपी है ना, ये एक तो सबसे पहली बात कि एक महंगा इंस्ट्रूमेंट है, आई वालों के पास होता है, मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पे रखेंगे। अगर वो वहाँ पे रखेंगे तो वो सिर्फ ये रखेंगे कि अच्छा बताएं कि ये क्या चीज़ है, तो ये ऑप्थेल्मोस्कोप है, आपने बता देनी है। अच्छा, इसके बाद इसे हम किस तरह मालूम करते हैं? ये बटन यहाँ पे लगा हुआ है, डिफरेंट चीज़ों का बटन डिफरेंट जगह पे लगा होता है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। मैंने यहाँ से ऑन किया, इसकी ये लाइट ऑन हो गई। आपने जब लाइट ऑन करनी है, आपने यहाँ से देख लेना है जी इसकी लाइट ऑन हो गई है, ये नज़र आ रही है मुझे इसकी लाइट, ठीक हो गया।
अब आप लोगों ने क्या करना होता है कि ये वाली जगह है ना, ये आप रखते हैं अपने जो ये आई लैशेज़ होते हैं उन पे, और इस वाली जगह से आप देखते हैं। पहले आपको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। पहली बात तो ये कि परफॉर्म करने को आएगा नहीं, दूसरी बात ये कि लेट्स सपोज वो कहते हैं कि आप परफॉर्म करें, तो मैं इसकी एक्टिंग आपको सिखा दूंगा कि आपने किस तरह इसको परफॉर्म करना है, किस तरह आपने बैक ऑफ आई देखनी है। जब आप इससे परफॉर्म कर लेंगे इंशाल्लाह आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अच्छा, अब थर्मोस्कोप जो है ना, ये मैं आपको कभी भी ना करवाता अगर आपके प्रैक्टिकल्स में इसको अलग करके ना लिखा होता, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में इसको अलग करके लिखा हुआ है, इसलिए मैं ऑप्थेल्मोस्कोप को करवाऊंगा। अच्छा, अब ये जो चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे देखी हैं, ये 8 चीज़ें, ये जब हो जाएंगी हमारी क्रेनियल नर्व 2 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब बचती हैं जी ये 3, 4 और 6 नर्व। इसके एग्जामिनेशन में आपको करके दिखाऊंगा। इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब ये पेज ज़्यादा गंदा हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LR4, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सॉरी, LI6 और SO4। आपकी आई के जितने भी मसल है ना, जो आपकी चौथी नर्व है और छठी नर्व है सिर्फ एक एक मसल को सप्लाई करती है, और जो तीसरी नर्व है वो बाकी सारी मसल्स को सप्लाई करती है। ठीक हो गया। अब जो LI से मतलब है लेटरल रेक्टस, SO से मतलब है सुपीरियर ओब्लीक। ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपका सुपीरियर ओब्लीक मसल है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो SO4 को जो 4th क्रेनियल नर्व है वो सप्लाई करती है। लेटरल रेक्टस LI6 इसको 6th क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। ये आपको पता चल गया। उसके अलावा आई के जितने भी मसल हैं वो आपकी 3rd क्रेनियल नर्व से सप्लाई होते हैं। अच्छा, अब जब आपने इसको एग्जामिन करना है SO4 और LI6 को, तो वो मैं आपको अब मूवमेंट करके दिखाऊंगा। हम आँख के दरमियान से शुरू करेंगे, पेशेंट का हेड स्टेबलाइज करके उसको कहेंगे कि आपने मेरी ये इस चीज़ को फॉलो करना है। इस पेंसिल को पहले इस तरह लेके जाएंगे, फिर ऊपर नीचे, मतलब ये शेप बनाएंगे, H शेप इसको कहते हैं। इस तरफ अपनी पेंसिल लेके जाएंगे, फिर पेंसिल को ऊपर लेके जाएंगे, इसी पेंसिल को नीचे लेके जाएंगे, फिर वापस ऊपर लेके जाएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ वापस नीचे, इधर वापस ऊपर, और अगेन ये दरमियानी पॉइंट पे। तो ये जो एक एच बन रहा है, ये मूवमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये वाली मूवमेंट आपने किस तरह करनी है, सो दैट कि आपका जो ये 3rd, 4th और 6th नर्व है वो टेस्ट हो जाए। इसके अलावा आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि जब हमने ये एग्जामिनेशन करेंगे, तो अगर लेट्स सपोज आपकी जो 4th क्रेनियल नर्व है वो डैमेज है, मतलब SO4 डैमेज है, इसका मतलब है सुपीरियर ओब्लीक डैमेज है। जिस बंदे में सुपीरियर ओब्लीक डैमेज होगा उसमें ये जो आप H वाला टेस्ट करेंगे इसमें क्या ख़राबी आएगी, जिसमें LI6 डैमेज होगा उसमें क्या ख़राबी आएगी, जिसमें क्रेनियल नर्व 3 डैमेज होगी उसमें क्या ख़राबी आएगी। तो ये वाली चीज़ें हम लोग जब एग्जामिनेशन करेंगे तब देख लेंगे। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जो आपकी 2nd, 3rd, 4th और 6th क्रेनियल नर्व्स थी उनकी टेस्टिंग के बिहाइंड जो आपको बातें पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता भी दी हैं, दिखा भी दी हैं। अब इसके बाद हम डायरेक्ट पेशेंट पे जाएंगे और करके देखेंगे कि आपने ये सारी चीज़ें किस तरह परफॉर्म करनी है।